हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आसनसोल डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि IAM 25% कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। जो कैंडिडेट 17 सितंबर 2023 को पेपर देने में समर्थ नहीं थे या वो दे नहीं पाए थे, उनके जगह पर या अलग डेट से यानी 18 अक्टूबर को उनका पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें इसमें तो कैंडिडेट को टोटल 55 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 50 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी जो प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स था वह 2 मार्क्स के रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए थे ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ LHB नॉन AC सेकेंड क्लास चेयर कार इज। मिस LHB नॉन AC तृतीय श्रेणी यानी जो चेयर कार के श्रेणी वाले जो कोचेज होते हैं उनका जो परिवहन कोड होता है नॉन AC के केस में वो कौन सा होगा, तो वह होगा LWSCZ। यानी यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो नॉन AC सेकेंड क्लास चेयर कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा। इसके अलावा बात करें हम LWLRRM, तो यह जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा इसका वो होगा लगेज या जनरेटर या जो गार्ड बान या ब्रेक बान बोलते हैं LHB कोच में जो पीछे की तरफ लगा होता है उसे हम LWLRRM के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो क्रोनोलॉजिकल द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कोचेज डबल डेकर गरीब रथ विस्टाडोम और वंदे भारत इन इंडियन रेलवे इज। मिस यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कालानुक्रमिक के रूप से भारतीय रेलवे में विभिन्न कोचों जैसे कि डबल डेकर गरीब रथ विस्टाडोम या जो वंदे भारत की शुरुआत किया गया था वह क्रोनोलॉजिकली यानी जो ईयर बेसिस पर जो स्टार्ट किए गए थे उस सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गरीब रथ को चालू किया गया था 2006 ईस्वी में, जिसको पहली बार रन किया गया था सहरसा से अमृतसर के बीच रन किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो डबल डेकर को शुरुआत किया गया था। डबल डेकर की शुरुआत की अगर बात करें तो यह 2011 में डबल डेकर की शुरुआत किया गया था और पहली बार मुंबई और सूरत के बीच इसको रन किए गए थे। थर्ड नंबर की अगर बात करें सीक्वेंस बेसिस पर तो यह विस्टाडोम इसका आ जाएगा, जिसका शुरुआत 2017 में किया गया था और पहली बार जो रन किया गया था वह विशाखापट्टनम से लेकर जो अराकू लाइन्स है उनके बीच यह रन किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें वंदे भारत की तो वंदे भारत को 15 फरवरी 2019 को पहली बार नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच रन किया गया था। तो सबसे पहले अगर बात करें सीक्वेंस में यहाँ पर तो गरीब रथ, फिर डबल डेकर, फिर विस्टाडोम और लास्ट हमारा जो आएगा वो वंदे भारत इस सीक्वेंस में आएंगे। इस प्रकार अगर बात करें सीक्वेंस को अरेंज करेंगे तो आप देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ हुटर्स टू बी साउंडेड व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस आउट स्टेशन बट मेन लाइन इज क्लियर। यहाँ पर अब ध्यान दें, जब भी रेलवे के अंतर्गत एक्सीडेंट होते हैं तो मेनली 2 केसेस देखा जाता है, या मेन लाइन ब्लॉकेज है या मेन लाइन क्लियर है। इस बेसिस पर उसका डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर बात करें कि जब दुर्घटना स्टेशन के बाहर हो यानी आउट स्टेशन हो लेकिन जो मेन लाइन है वह यहाँ पर स्पष्ट यानी क्लियर है, तो उसके लिए जो सायरन कोड होगा हुटर कोड वो कौन सा होगा। तो इसके लिए जो हुटर कोड रखा गया है वह 3 लॉन्ग हुटर कोड रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके अलावा हम बात करें कि जो आउट स्टेशन और मेन लाइन क्लियर हो, लेकिन हमें ART के साथ साथ ARME की भी रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में हमें 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट की रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा बात करें हम कि आउट स्टेशन पर अगर एक्सीडेंट होता है और मेन लाइन ब्लॉक हो और साथ ही साथ हमें केबल और केबल ART की रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में 4 लॉन्ग हूटर यानी सायरन कोड का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो आउट स्टेशन पर अगर एक्सीडेंट होता है और मेन लाइन भी ब्लॉक हो और ART के साथ साथ ARME यानी मेडिकल इक्विपमेंट वाहन की भी रिक्वायरमेंट होगा, तो उस केस में हमें 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट 1 शॉर्ट सायरन कोड का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस प्रकार आप सारे सायरन कोड को आप ध्यान रखें, जहां से प्रश्न एक न एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें तो हीट इंसुलेशंस ऑफ द फ्लोर साइड वाल्व्स लोअर एरिया एंड इंड वाल्व ऑफ LHB कोच इज प्रोवाइडेड विथ, यानी LHB कोच के जो फ्लोर एरिया होता है, साइड वाल्व्स और जो इंड वाल्व होता है, उसमें हीट इंसुलेशन जो प्रदान किया जाता है वो किसके मदद से किया जाता है, तो यह किया जाता है रिजनोफ्लेक्स इंसुलेटिंग जो मैट्स होते हैं उसके माध्यम से यह किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है एरेशंस ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, यानी जल का जो वातन किया जाता है वो किसको हटाने के लिए किया जाता है, तो एरेशन जो वाटर है किया जाता है उसकी ऑर्डर यानी गंध जो होता है उसके अंतर्गत उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इच फिएट बोगी यूजेज डैश प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर डैश सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डैश सेकेंडरी लेटरल डैम्पर एंड डैश यो डैम्पर्स इच बोगी, यानी यहाँ पर प्रत्येक जो फिएट बोगी LHB कोचेज में यूज किए जाते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के 4 टाइप के हमारा डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारा प्राइमरी सेकेंडरी लेटरल और यो डैम्पर होते हैं। इसमें अगर बात करें हम प्राइमरी डैम्पर की तो 0 से 4 की संख्या में प्रत्येक चक्कों पर हमारा लगा होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। फिर सेकेंडरी डैम्पर जो हमारा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है वो पर बोगी उसकी संख्या 2 की संख्या में होता है। लेटरल डैम्पर की अगर बात करें सेकेंडरी लेटरल डैम्पर की तो इसकी संख्या प्रत्येक बोगी 1 की संख्या में होता है। वहीं यो डैम्पर जो हमारा बॉडी को बोगी से कनेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ जो रोलिंग मोशन होता है कोचेज का उसको मिनिमाइज करने का काम करता है, या इसकी संख्या यो डैम्पर का प्रत्येक बोगी 2 की संख्या में होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की अगर तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर चले हम तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा 4212। और अगर आपसे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि प्रत्येक बोगी कितने डैम्पर, तो टोटल 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक बोगी। अगर कोचेज में पूछा जाता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस प्रकार आपका 18 की संख्या में डैम्पर्स प्रत्येक कोचेज में यूज किए जाएंगे। अगर टाइप पूछा जाता है तो 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी लेटरल और यो डैम्पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द गार्ड रेल्स इज प्रोवाइडेड इन ब्रिजेज टू, यानी जो गार्ड रेल्स होते हैं पुलों में लगाए जाने वाले वो लगाया जाता है तो प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग ड्रिलमेंट। जब भी ड्रिलमेंट्स होता है तो उस दौरान कोई भी गाड़ी व्हीकल्स फॉलिंग ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए गार्ड रेल्स ब्रिज के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे ही आप देखते होंगे ब्रिज पर इस तरह का गार्ड रेल्स बीच से लगाया जाता है। यह लगाया जाता है ताकि कोई भी ड्रिलमेंट के दौरान व्हीकल्स फॉलिंग ना हो। तो यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बॉडी सेकेंडरी स्प्रिंग्स बोगी फ्रेम बॉल ज्वाइंट कंट्रोल आर्म एंड एक्सल, दिस इज द सीक्वेंस इन LHB कोचेज थ्रू विच डैश फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के फोर्सेस का यहाँ पर ट्रांसमिट्स किए जाते हैं इसके माध्यम से।
तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है बॉडी सेकेंडरी स्प्रिंग्स का, यह होता है लेटरल डैम्पर्स के फोर्सेज जब भी ट्रांसमिट किए जाते हैं तो इसमें सबसे पहले उसका फोर्सेज बॉडी पर आता है, फिर सेकेंडरी स्प्रिंग्स पर, फिर बॉगी फ्रेम्स पर, फिर बॉल जॉइंट्स कंट्रोल आर्म पर, फिर लास्ट में उसका जो फोर्सेज ट्रांसमिट्स होते हैं वह एक्सल्स पर होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लेटरल फोर्सेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो थियोडोलाइट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, यानी थियोडोलाइट्स एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो जो थियोडोलाइट्स जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है जो हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल की जो मेजरमेंट हमें रिक्वायरमेंट होता है उसको मेजर करने के लिए थियोडोलाइट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचवी व्हील, यानी एलएचवी व्हील का नया व्हील का व्यास कितना होगा? तो नए व्हील के जो एलएचवी का चक्के का व्यास होता है वो 915 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग, यानी ब्रेक त्वरक कब सक्रिय होता है? तो जब भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उस दौरान यह ब्रेकिंग के काम करते हैं, जो कि हमारा जो ब्रेक एक्सलेटर्स है वो हमारा ब्रेपी पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो इफ माइक्रो प्रोसेसर सोज 95 कोड इन WSP मिस, यानी जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं जिसमें हमारा अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डंप वाल्व, माइक्रो प्रोसेसर और जो प्रेशर स्विच होते हैं ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से व्हील को स्किड होने से प्रिवेंट करने का काम हमारा WSP डिवाइस करता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर पर कुछ अलग अलग प्रकार के जो कोड होते हैं वो इंडिकेट करते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पर 95 का मीनिंग पूछा गया है कि 95 का मीनिंग क्या होगा? तो जो 95 का जो मीनिंग होता है वो वोलाटाइल फॉल्ट्स को इंडिकेट करता है, यानी जो प्रीवियस जो फॉल्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली रूप से वो दोबारा से लॉग हो गया होगा जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वोलाटाइल फॉल्ट्स। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर 72 कोड्स का भी पूछा जाता है जिसका मतलब होता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, वहीं 73 पूछा जाता है परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल और 99 को भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम परफेक्टली रूप से कार्य कर रहा होगा। तो उस दौरान जो माइक्रो प्रोसेसर पर हमारा जो कोड शो करेगा वो 99 शो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैसेंजर एमिनिटीज प्रोग्राम्स इज बजटेड अंडर, यानी जो यात्री सुविधाओं कार्यक्रम का बजट टैक्स के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर बात करें पैसेंजर एमिनिटी के रिगार्डिंग प्रोग्राम जो हो वो रन किए जाते हैं प्लान हेड 53 के अंतर्गत। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा प्लान हेड जो 21 है यह होता है RSP शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। वहीं प्लान हेड जो 41 है वह है मशीनरी एवं प्लांट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम MNP बोलते हैं। इसके अलावा प्लान हेड 42 है जिसके अंतर्गत हमारा वर्कशॉप्स एंड जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जैसे कि RCF, MCF और ICF वगैरह ये सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इसके जो बजटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो प्लान हेड 42 के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्लान हेड 51, इसके अंतर्गत जो स्टाफ वेलफेयर के रिलेटेड जो समस्या होती है वो प्लान हेड 51 के अंतर्गत बजटेड किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट,
यानी डैश का पता लगाने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है। तो व्हील टैपिंग जो किया जाता है वो किसी प्रकार की क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए, यानी एनी हेयर क्रैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ एआर यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर फॉर वैगन, यानी मालगाड़ियों यानी वैगन के लिए जो एआर टैंक की कैपेसिटी होता है वह 100 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम तो कोचेज के लिए जो एआर टैंक का यूज किया जाता है वह 200 लीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक क्या इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम है टोटल 11 डिजिट्स का होता है। इसके जो पहले और दूसरे अंक होते हैं वह टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है, जैसे कि वैगन जो है वो बॉक्सन टाइप का है, बीसीएन है, बीटीपीएन है, बीआरएन है, बॉबियन है, किस प्रकार के वैगन है उसको पहला और दूसरा अंक इंडिकेट करेगा। थर्ड और फोर्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह ऑर्निंग रेलवे यानी किस जोन का यह वैगन बना है, जैसे WR, NR, NCR। फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह मैन्युफैक्चर ईयर वैगन को इंडिकेट करेगा, जैसे कि कोई वैगन अगर 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ हो तो इसका लास्ट 2 कोड यानी 22 कोड लिया जाएगा 5वें और 6ठे स्थान के तौर पर। अगर बात करें 7वें, 8वें, 9वें डिजिट्स की तो यह सीरियल नंबर वैगन को इंडिकेट करता है, और जो लास्ट 11वां डिजिट्स होता है वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करेगा, जिसके माध्यम से हम वैगन जो 11 अंकों का है उसके करेक्टनेस होने का जांच कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में फर्स्ट 2 डिजिट्स पूछा गया था, तो टाइप ऑफ वैगन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्पीड सेंसर इन LHB कोचेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी LHB कोचों में जो स्पीड सेंसर होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, तो यह पल्स जनरेटर पर प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं SAB यानी स्लैक लेस्ड बैरल एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी SAB डैश के बीच के क्लियरेंस को समायोजित करता है। तो यह जो व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो क्लियरेंस होता है उसको एडजस्ट करने का काम SAB यानी स्लैक लेस्ड बैरल करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, यहाँ पर इलास्टोमेरिक पैड का शॉर्ट फॉर्म होता है EM पैड फॉर कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी में जो इलास्टोमेरिक पैड का यूज किया जाता है उसका यहाँ पर कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो कंडमिंग साइज जो होता है वो इसका 42 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे न्यू साइज पूछा जाता तो इसका न्यू साइज 46 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, यानी यहाँ पर ATL को शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में हम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक बोलते हैं यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि एक यूनिट जो होता है BLC का उसमें टोटल 5 कार होते हैं। 5 कार में अगर बात करें हम तो दोनों एंड पर हमारा A कार लगा होता है, बीच में हमारा B कार लगा होता है 3B कार। 3B कार जो होता है वह स्लैक लेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होता है, और A कार के जो बाहर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा CBC के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक कार जो होता है हमारा इसमें 8 की संख्या में हमारा ATL लगे होते हैं, जो कि कंटेनर को लॉक और अनलॉक करने के लिए किया जाता है। लॉकिंग करने के लिए हमें 600 kg के फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है, वहीं अनलॉक करने के लिए 1000 kg फोर्सेस का वेट का रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ जो हमारा ATL है इसके मेंटेनेंस करने के लिए G100 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए प्रत्येक BLC कार में हमारा 8 की संख्या में
ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का यूज किया जाता है कंटेनर को लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 की संख्या में ATL का प्रयोग BLC प्रत्येक कार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इन कैसना बोगी इज टू, यानी कैसना बोगी में इलास्टोमेरिक पैड लगाने का जो मुख्य पर्पस होता है, मेन पर्पस, वो क्या है? तो जो हमारा इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है वह व्हील फ्लैंज रिड्यूस या वियर ना हो जाए, इसको रिड्यूस करने के लिए हमारा यानी रिड्यूस व्हील फ्लैंज वियर के लिए हमारा इलास्टोमेरिक पैड का प्रयोग किया जाता है एज ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द BLC वैगन इज, यानी BLC वैगन में रेक वहन का क्षमता जो होता है वो 45 वैगन्स और 19 TEUs का होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसे अगर बात करें तो 9 यूनिट से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी एक यूनिट में टोटल 5 कार्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वैलिडिटी ऑफ BBC इन स्पेशल प्रीमियम रेक्स, जो स्पेशल प्रीमियम रेक्स होता है उसकी वैलिडिटी अगर बात करें हम तो इसकी वैलिडिटी होता है 20 + 5 डेज होता है। 5 डेज इसके लिए ग्रेस पीरियड के तौर पर यूज किया जाता है। वहीं नॉर्मली अगर बात करें प्रीमियम रेक्स का तो पहले अभी वर्तमान में इसको ग्रेस पीरियड को 3 से बढ़ाकर 5 डेज कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम सिंपल के तौर पर 12 + 5 डेज और स्पेशल प्रीमियम के तौर पर 20 + 5 डेज का यूज किया जाता है। प्रश्न के अंतर्गत स्पेशल प्रीमियम पूछा गया था तो 20 + 5 डेज ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिएट बोगी, निम्नलिखित में से कौन सा घटक फिएट बोगी का हिस्सा नहीं है, पार्ट्स नहीं है? तो यहाँ पर बात करें हम तो कंट्रोल आर्म हमारा पार्ट्स होता है, माइनर पैड भी हमारा पार्ट्स होता है और जो हमारा कॉर्नर रोल होता है वो हमारा भी फिएट बोगी का पार्ट्स होते हैं। लेकिन एंकर लिंक जो होता है वो हमारा ICF बोगी का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट्स फॉर सिक्योरिंग एक्सल कैप स्क्रू इज मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग, यानी जो हमारा किस शेड्यूल में एक्सल कैप स्क्रू को सुरक्षित करने के लिए त्रिकोणीय लॉकिंग प्लेट्स का बदलना एक मस्ट चेंज आइटम के तौर पर होता है। तो यहाँ पर बात करें जो ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट्स जो होता है उसको हम POH एंड ROH के में यह मस्ट चेंज आइटम होता है। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में केवल POH ओनली दिया गया था तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ROH ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द बफर हाइट एडजस्टमेंट इन LHB कोच इज डन बाय यूजिंग द सेम एट द लोकेशन ऑफ, यानी LHB कोचों में जो बफर हाइट को एडजस्ट किया जाता है डैश के स्थान पर सीम का उपयोग करके किया जाता है। तो जो हमारा हाइट का जो एडजस्टमेंट किया जाता है बफर हाइट का LHB कोचेज के अंतर्गत वह सीम के यूज से किया जाता है और यह किया जाता है बोगी और बॉडी जॉइंट जो होता है हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, वहाँ पर हम सीम का यूज करके बफर हाइट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस यानी APM इन वैगन रेगुलेट्स द, यानी वैगन में ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस APMD नियंत्रित करता है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो APMD होता है वो हमारा प्रत्येक BMBS वैगन में एक की संख्या में हमारा होता है। पहले जितने भी कन्वेंशनल टाइप के हमारा वैगन होते थे उसमें हमारा DV का कनेक्शन डायरेक्ट रूप से हमारा ब्रेक सिलेंडर से होता था, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे APMD आने से हमारा DV का कनेक्शन हमारा पहले हमारा APM में जाता है,
एपीएम से दोनों बोगी में लगे हमारा जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें यह प्रेशर भेजता है। और एपीएम में हमारा एक 6 लीटर का ईआर टैंक लगा होता है और इसमें हमारा जो एपीएम जो फिटेड होता है वो बैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच फिटेड होता है। जैसे ही हमारा सेंसिंग आर्म का मोमेंट बिलो 79 mm होता है तो यह बैगन को लोडेड कंडीशन में सेंस करेगा और उस दौरान जो प्रेशर है वह ब्रेक सिलेंडर को 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये जो सेंसिंग आर्म डिवाइस है वो अगर सेंसिंग 80 mm से एबव करता है तो उस दौरान यह बैगन को एम्प्टी कंडीशन में इंडिकेट करेगा और इस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजा जाएगा वो केवल 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg का प्रेशर वह ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा जो डीबी से आया था उसे यह 6 लीटर वाले जो एयर टैंक होगा एपीएम के साथ अटैच्ड होता है उसमें यह प्रेशर को भेज देगा। इस प्रकार यह ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम एपीएम डिवाइस करता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है मिनिमम ब्रेक पावर मस्ट बी इंश्योर इन एलएचबी रेक आफ्टर सेकेंडरी मेंटेनेंस इज, यानी सेकेंडरी मेंटेनेंस के बाद एलएचबी रेक में न्यूनतम ब्रेक पावर 10% सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो जैसे ही एलएचबी रेक का सेकेंडरी मेंटेनेंस किया जाता है तो जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वह मिनिमम 100% सिक्योर करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर है द मेन पार्ट ऑफ द रिवेट्स डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो रिवेट्स का जो पार्ट्स होता है उसमें हेड होता है, शैंक भी होता है और पॉइंट्स भी होता है, लेकिन थ्रेड्स इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं विच इज नॉट अ ब्रेक वान इक्विपमेंट ऑफ कोचिंग ट्रेन, यानी कोचिंग ट्रेन का ब्रेक वान का उपकरण कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा पोर्टेबल कंट्रोल फोन होता है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा वुडन ब्रिज भी होता है, स्ट्रेचर भी होता है हमारा, लेकिन पोर्टेबल व्हील स्केट नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीपीसी वैरायटी ऑफ मिलिट्री इलेक्शन स्पेशल रेक आफ्टर अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स एट प्राइमरी एंड इन द टर्म ऑफ टाइम इज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समय के संदर्भ में जो प्राथमिक अंत में निवारक रखरखाव अनुसूची के बाद जो सैन्य या चुनाव स्पेशल रेक की बीपीसी की वैधता कितने दिन का होता है। तो जब भी अगर बात करें मिलिट्री स्पेशल या इलेक्शन स्पेशल के जो रेक चलाया जाता है उसके लिए जो बीपीसी की वैलिडिटी होता है वो 7 डेज का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कूलिंग टावर में पानी को किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा किया जाता है। तो जब भी अगर बात करें कूलिंग वाटर की टावर की तो इसमें जो वाटर कूलिंग की प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन यानी जो हमारा वाष्पीकरण प्रोसेस होता है उसके जरिए इसको वाटर को ठंडे करने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा स्मार्ट यार्ड परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसमें मेनली हमारा जो OMRS सिस्टम होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत हमारा ABD यानी एकॉस्टिक बियरिंग डिटेक्टर, रेल बाम, वाइल्ड WSCM के तौर पर इसमें यह इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो व्हील इम्पैक्ट डिटेक्टर, व्हील प्रोफाइल मॉनिटरिंग सिस्टम और एकॉस्टिक बियरिंग डिटेक्टर ये तीनों को रखा गया है पार्ट से स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट का। लेकिन जो रेमलॉट है वह या इसका पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रेमलॉट्स है वह एक रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटिव्स
एंट्रेंस के लिए यह बनाया गया है, जिसमें रिमोट से ही हमारा जो प्रिडिक्टिव या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा डीजल लोकोमोटिव्स का, उसको मेंटेन करने का काम रिमोलेट्स के माध्यम से किया जाता है। तो यह स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द लीकेज रेट ऑफ BPNFP इन LHB कोचेज शुड नॉट बी मोर देन, यानी LHB कोचों में ब्रेक पाइप और फिट पाइप का लीकेज रेट डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लीकेज रेट होता है LHB कोचेज के अंतर्गत वो होता है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। तो यहाँ पर बात करें 3 मिनट के इंटरवल पर अगर देखें तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 3 मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, डैश टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यहां पर NDT टेस्ट जो होता है हमारा वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा DPT टेस्ट जो होता है, जाइग्लो टेस्ट होता है, और हमारा एक होता है UST टेस्ट। ये सारे हमारा NDT टेस्ट के पार्ट्स है। तो इसमें अगर बात करें हम तो NDT का मतलब होता है कि कोई भी हम टेस्टिंग के दौरान उस वाले पार्ट्स को डिस्ट्रक्ट करने का काम नहीं करेंगे, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। इसमें जो यूज किया जाता है वो हमारा मेनली रेडियोग्राफी के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी APMs आर अवेलेबल इन अ BMBS वैगन। APM जो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होते हैं वो प्रत्येक वैगन में एक की संख्या में लगा होता है BMBS वाले वैगन में। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक की संख्या में प्रत्येक वैगन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्टेज टेप रोलर बियरिंग फिटेड ऑन कैसना बोगी इज डन एज पर RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स नंबर। यानी जो कैसना बोगी में जो CTRB लगा होता है उसका मेंटेनेंस के लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है वो G81 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जो मेनली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है G95, यह हमारा जो कैसना बोगी के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बताया गया है। G97 में हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम जो फ्रेट स्टॉक के लिए है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। G70 में हमारा बॉक्स एंड वैगन के लिए बताया गया है। G90 में हमारा BTPN वैगन के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में बताया गया है। G76 में हमारा जो लाइन स्टाफ के लिए CVC के लिए जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लाइन स्टाफ के लिए वो G76 में दिया गया है। G80 में वर्कशॉप वाले जो स्टाफ होंगे उनके लिए जो CVC के मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो G80 के अंतर्गत बताए गए हैं। ये सारे जो कुछ टेक्निकल पैम्पलेट्स हैं जो बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी ऑफ BBZC ब्रेक बान। यानी BBZC ब्रेक बान का जो POH किया जाता है वो 2 वर्ष के इंटरवल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाई स्पीड स्टील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डैश स्टील। यानी हाई स्पीड स्टील डैश स्टील की श्रेणियों में आता है। तो यह एलॉय यानी मिश्र धातु के श्रेणी में कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करिए अगर तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोच इज। यानी AC LHB कोचों में जो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीपीसी बिकम्स इनवैलिड इफ द फ्रेट रेक इंटीग्रिटी इज डिस्टर्ब्ड बाय मोर देन डैश। यानी बीपीसी इनवैलिड हो जाती है यदि जो फ्रेट स्टॉक की रेक अखंडता डैश से अधिक परेशान होती है। तो यहाँ पर जब भी अगर बीपीसी इनवैलिड कंडीशन में जो रेक की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब किया जाता है, जब हम 4 वैगन से ज़्यादा अटैच या डिटैच करते हैं, तो उस केस में हमारा बीपीसी की जो इंटीग्रिटी होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है। वहीं अगर बात करें बीएलसी वैगन में तो यह 1 यूनिट रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 वैगन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंडमिंग लिमिट्स ऑफ डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज का जो कंडमिंग लिमिट्स होता है वो 35 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे मेजरमेंट हम जो टाइट इफेक्ट गेज होता है उसके माध्यम से हम करते हैं, जिसके माध्यम से हम थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज, रूट रेडियस एट फ्लेंज, ये सारे का हम मेजरमेंट टाइट इफेक्ट गेज के माध्यम से करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा चक्का है वो चलने लायक है या कंडम लिमिट से आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, यानी उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर जो होंगे वो RF 361 होता है, जिसका कैपेसिटी हाई होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, RF 361। इसकी अगर बात करें कैपेसिटी की तो 5725 kg मीटर होता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर की तो वह मार्क 50 होता है, यानी MK 50 होता है। इसका अगर बात करें कैपेसिटी का तो 5385 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द बैटरी प्रोवाइडेड इन LHB नॉन AC कोचेज, यानी AC नॉन AC LHB कोचों में जो हमारा बैटरी प्रोवाइड किया रहता है इसकी रेटिंग जो होता है वो हमारा 70 AH की रेटिंग का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इल्यूमिनेशन लेवल एट ए क्लास स्टेशन शुड बी, यानी जो ए श्रेणी के स्टेशन पर जो रोशनी का स्तर होता है इल्यूमिनेशन लेवल वो होता है 50 लक्स के अप्रॉक्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो जो राज्यों की राजभाषा होगा खुद से वह सिलेक्ट कौन सी भाषा करेगा वह अनुच्छेद 345 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 343 जो है इसके अंतर्गत जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो हमारा हिंदी को और स्क्रिप्ट के तौर पर देवनागरी लिपि को 14 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था वो आर्टिकल 343 के अंतर्गत ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सा है। तो जो विदेशी भाषा है वह नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा नियम। यहाँ पर ध्यान रखें ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है जो कि 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में आया था उनको पारित किया गया था 10 मई 1963 को, जिसका संशोधन 1967 में किया गया था। तो यहाँ पर हमसे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के बारे में पूछा गया था। तो 17 जुलाई 1976 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रेलवे में हिंदी संसद
अनुभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो हिंदी संसद अनुभाग की जो स्थापना किया गया था रेलवे बोर्ड में, वह 1960 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन बनाया गया था, जो 7 जून 1955 को बनाया गया था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बीजी खेर यानी श्री बाला साहब गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी वह समूह चुने जो बाकियों से भिन्न हो। तो यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स दिए गए हैं ऑप्शन ए से लेकर डी तक का, इसमें अगर पहले ध्यान रखें जो हमारा अंग्रेजी का वोवेल लेटर्स आता है, इसमें हमारा ए, ई, आई और ओ और यू आता है, यानी टोटल 5 वोवेल लेटर्स होता है इंग्लिश के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ऑप्शन में कि केवल और केवल ऑप्शन ए में ई वर्ड दिया गया है जो हमारा वोवेल लेटर्स के अंतर्गत आता है, जो कि बाकी समूह के अंतर्गत कोई भी वोवेल लेटर्स का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शंस ग्रुप्स के मुकाबले अलग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ई वोवेल लेटर्स का प्रयोग किया गया है इस ग्रुप के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो विच कंट्री हॉकी टीम क्लिंच्ड द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, यानी किस देश की हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? यानी जो 2023 में हमारा जो एशियन गेम्स कंडक्ट करवाया गया था, इसमें हमारा क्रिकेट टीम हो या हॉकी टीम हो, सारे ने हमारा गोल्ड मेडल जीता है इंडिया का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट। यहाँ पर हीट ट्रांसफर यूनिट का रेट कौन सा होगा, दर क्या होगा? तो जो हीट ट्रांसफर का जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा जूल होता है और रेट होता है वो पर सेकेंड होता है, जिसे हम वाट के तौर पर जानते हैं। या तो वाट होगा या जूल पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर वाट जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रेट होगा हीट ट्रांसफर यूनिट्स का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू Rs 815 रुपीज इन 3 years एंड टू बी 854 रुपीज इन 4 years द सम इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 साल में 815 रुपये और 4 साल में 854 रुपये हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल यानी धनराशि होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखें 4 ईयर्स में हमारा 854 रुपये बताया गया है और 3 ईयर्स में हमारा 815 रुपये होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष हमारा जो ब्याज दर होता है वह सेम रहता है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो 1 साल का यहाँ पर हम घटाने की कोशिश करेंगे, तो 1 ईयर्स के लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज दर हमारा निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 39 रुपीज़ निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम 3 ईयर्स के लिए अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले हम, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो निकल कर आएगा 117 यानी 117 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो कि 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका 3 ईयर्स का टोटल मनी यहाँ पर यानी जो मिश्रधन होगा वो हमारा 815 रुपया दिया गया है और 3 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 170 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल आप घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 815 में से जैसे ही आप 170 रुपये घटाएंगे आप, तो यहाँ पर आपका 698 रुपये निकल कर आएगा, जो कि इस के लिए जो यह मनी इसका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 698 रुपीज़।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।